जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी में भारत एक परिचय जो पहला टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी का, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तो यह जो आपका भारत परिचय हुआ इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। हम इंडियन ज्योग्राफी में सारे जितना भी चैप्टर आएगा बारी बारी से हम सब पे चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत एक परिचय है। भारत एक परिचय को हम पहले यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से देखेंगे और फिर अंतिम रूप से इसे एटलस बुक में भी देखने का प्रयास करेंगे कि एटलस बुक में जनरली ये कैसे देखा जाता है। तो पहले हम इस आधार पर यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भारत एक परिचय, इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर आप किसी भी टॉपिक में ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि उस टॉपिक का कौन सा भाग पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं और सारा कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ सकता है। तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि भारत एक परिचय में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है और कैसे पढ़ना है। तो हम पहले देखते हैं, इसमें आपका कुछ टॉपिक यहाँ पे बता दिया गया है और इसके बाद ही कुछ और टॉपिक है जिसपे हमको चर्चा करना है। तो आज हम मुख्य रूप से स्थिति, भारत का स्थिति जो आपका विश्व का नक्शा है उससे भारत की स्थिति कहाँ पे है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें भारत का परिचय में पहले हम नामकरण पढ़ेंगे कि भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, और भारत का नाम चार टाइप का है। भारत को बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, आर्यावर्त के नाम से भी बोला जाता है। तो उन सारे टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है हम उस पर चर्चा करेंगे, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है और विश्व के कुल आबादी का भारत में कितना प्रतिशत आबादी है इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका हम विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार में आपका भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और आपका पश्चिमी बिंदु, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विस्तार में उत्तरी अक्षांश क्या है और दक्षिणी अक्षांश, और फिर आपका देशांतर रेखा क्या है, जो भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर किस तरह से है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सीमा रेखा कितने देशों के साथ में लगता है उस पर चर्चा करेंगे। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है। जलीय सीमा में आपका दो तरह से आता है, एक मुख्य भारत के मुख्य भाग की लंबाई, एक आपका कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो हम उसको देख लेंगे। फिर इसके बाद आपका जलीय या समुद्री देश से लगने वाला भारत का कौन कौन सा राज्य होता है, या भारत के साथ कौन कौन से देश है जो समुद्री सीमा साझा करता है और जलीय सीमा साझा करता है, या फिर भारत के साथ कौन कौन से देश है जिसका सीमा जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आपका तटीय राज्य जो समुद्र से लगता है उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपका पड़ोसी देशों से लगे राज्य, इसके बाद फिर हम पड़ोसी देशों से लगे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का कितना राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका कर्क रेखा की स्थिति भारत में कहाँ पे है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरी है इस पे चर्चा करेंगे। कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी है और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से निकटतम है वो हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मानक रेखा पर कुल भारत का कितना राज्य है जो स्थित है, ये चीज हो जाएगा। फिर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में किस राज्य में काटते हैं, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर आपका बड़ा राज्य के बारे में देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, और बड़ा राज्य आपका जनसंख्या के आधार पर। फिर आपका छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, फिर छोटा राज्य आपका जनसंख्या के आधार पर देख लेंगे। इसके बाद भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति कितना है, भारत की दूरी कितना है उसको देख लेंगे। फिर आपका तीन देशों से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, या कितने केंद्र शासित प्रदेश जो तीन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, हम उसके बारे में देख लेंगे। फिर आपका आता है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से इसमें से कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक जो हुआ वो भारत की स्थिति हुआ। हम देखते हैं भारत की स्थिति आपका विश्व के नक्शा पर कहाँ पे है।
तो ये आपका अगर हम मानते हैं, ये अगर विश्व का नक्शा हुआ, ये पूरा विश्व इसी में समाहित अगर है, तो ये भारत आपका एक आपका उत्तर हुआ, उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये आपका पूर्वी हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा। बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी भाग हुआ, ये दक्षिणतम भाग हुआ, ये पूर्वी भाग हुआ भारत का, ये विश्व का, और ये आपका पश्चिमी भाग हुआ विश्व का। तो अगर हम देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है, और ग्लोब पर ही पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये आपका अक्षांश रेखा हुआ। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसी को आप विषुवत रेखा बोल दीजिए, विषुवत रेखा, या फिर आप भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये तीनों में से कुछ भी बोला जाता है और बोला जाता है। ये आपका देशांतर रेखा हुआ, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ। ये आपका अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ये आपका जब हुआ 23.5 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा हो जाता है, और 23.5 डिग्री आपका अक्षांश रेखा के दक्षिणी जो होता है आपका यहाँ पे मकर रेखा स्थित होता है। तो हम अक्षांश रेखा आपका पूरब से पश्चिम वाला जो रेखा हुआ उसमें हम देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अगर अक्षांश रेखा के उत्तरी साइड में जाते हैं तो 23.5 डिग्री के बाद आपका 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है, और अक्षांश रेखा के दक्षिणी हिस्सा में जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपका मकर रेखा स्थित है। अब जो भारत की स्थिति है आपका, वो आपका कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरी है। तो भारत को हम यहाँ पे स्थिति में कर सकते हैं, आपका भारत कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो आप अब यहाँ आपका 0 डिग्री, अब इसको हम साफ करते हैं, आपका 0 डिग्री के इस साइड को हम पूर्वी देशांतर बोला जाता है, पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर रेखा बोला जाता है, पश्चिमी देशांतर रेखा। जो समय का निर्धारण किया गया है पूरा विश्व का, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पर ही निर्धारित किया गया है। जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरी है, और वहीं से सारे देशों का समय का निर्धारण किया जाता है। अब हम अगर देखते हैं इसको, यह आपका अक्षांश रेखा हुआ या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो हुआ, वो अगर ग्लोब पे एक अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो खींचा गया है, वो आपका पूरा ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांटती है। एक आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध, मतलब एक गोला को 2 भाग में बांट दिया, एक आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो भारत की स्थिति अगर देखते हैं गोलार्ध के हिसाब से, तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी या दक्षिणी, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ये आपका गोलार्ध के आधार पर हुआ। अब हम देशांतर के आधार पर अगर भारत को देखते हैं तो देशांतर ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। तो ये आपका देशांतर के आधार पर भी देखते हैं तो भारत की स्थिति आपका कुछ यहाँ पे है। तो किस देशांतर में हुआ, ये आपका इस साइड में हुआ पूर्वी देशांतर, इधर हुआ आपका पश्चिमी देशांतर। तो भारत की स्थिति देशांतर के आधार पर पश्चिमी देशांतर में हुआ, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में हुआ या उत्तरी अक्षांश में हुआ। तो भारत की स्थिति जो हुआ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में बोल सकते हैं भारत की स्थिति। तो स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, तो उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। ये चीज आपका हुआ। अब जो ये आपका अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है,
तो और यहाँ पे आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो कुछ अक्षांश रेखा आपका ग्लोब पर इस तरह से ऐसा खींचा जाता है। तो कोई एक अक्षांश रेखा ऐसा होगा जो आपका भारत के दक्षिणतम बिंदु यहाँ से होकर टच करेगा, यहाँ से होकर गुजरेगा। और एक अक्षांश रेखा आपका ऐसा होगा जो भारत के उत्तरी बिंदु यहाँ से होकर के गुजरेगा। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये चीज हुआ। और बीच में से भी आपका अक्षांश रेखा गुजरेगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका अक्षांश रेखा हुआ। उसी तरह से अगर देशांतर रेखा की हम बात करते हैं, देशांतर रेखा आपका उत्तरी ध्रुव से खींचा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर मिलाया जाता है। तो आपका इधर से आपका इस तरह से आएगा। तो कुछ एक आपका देशांतर रेखा होगा जो भारत के इस वाला हिस्सा से को टच करेगा, यहाँ पे आपका टच करेगा। फिर आपका एक देशांतर रेखा ऐसा होगा जो भारत से होकर के जाएगा, भारत से होकर के सब जाएगा। तो एक आपका इधर से और एक आपका भारत के इस क्षेत्र को, इस भाग को, अंतिम भाग को या पूर्वी भाग को यहाँ से टच करते हुए जाएगा। तो ये आपका भारत का, अगर हम अक्षांश के आधार पर बोल सकते हैं कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर कितना कितना से कितना के बीच में है। तो अब यहाँ से हम एक पता लगा सकते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या अगर बात कर लेते हैं तो 360 होता है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या अगर बात करते हैं तो 181 होता है। तो यहाँ से हम अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा और आपका दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध अगर देशांतर रेखा की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर रेखा और इधर से आपका पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा। तो ये आपका भारत की स्थिति में हम देशांतर और अक्षांश के आधार पर देख रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार में अगर हम अब देखते हैं तो आपका एक यहाँ पे कोई बिंदु आ जाएगा। जैसे ये 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री के बाद आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और आपका 7, 8 यहाँ आता है। ठीक है, 0 डिग्री से चालू हुआ तो यहाँ आपका जो भारत का इस बिंदु को टच करने वाला एक जो देशांतर रेखा होगा, सॉरी एक जो अक्षांश रेखा होगा वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर टच करेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपका एक यहाँ पे आएगा 37 डिग्री 6 मिनट पर आएगा। एक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और एक आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हुआ। अब ठीक उसी तरह से अगर पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर वाला जो इस रेखा को हम टच करते हैं, जो भारत का इस बिंदु को यहाँ पे जो देशांतर रेखा टच करेगा, ये 0 डिग्री से चालू होगा तो इधर में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा आपका। और यहाँ पे जो आपका होगा 68 डिग्री 7 मिनट से, और इस भाग का जो होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बोलते हैं हम, अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देशांतरीय विस्तार अगर भारत का देखते हैं तो आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ हो जाएगा आपका 97 डिग्री, ये आपका 25 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप इसको समझ गए। यहाँ से किस तरह से हुआ। जनरली अगर पृथ्वी का घूर्णन हम देखते हैं कि पृथ्वी घूमती किस दिशा से है, तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्योदय हमेशा जो होता है वो पूर्वी भाग में होता है। इसलिए भारत और ब्रिटेन का अगर बात कर लिया जाए तो भारत में सूर्योदय ब्रिटेन के से पहले हो जाता है और ब्रिटेन में भारत के बाद होता है। तो कितना समय आपका अंतर है भारत और ब्रिटेन का समय में, तो 5.5 घंटा का अंतर है। ये आपका 0 डिग्री अगर देशांतर रेखा हुआ तो यहाँ फिर आपका 68 डिग्री 7 हुआ और ये आपका जो हुआ 97 डिग्री 25 हुआ। तो ये आपका भारतीय मानक समय रेखा हो जाएगा आपका, ये आपका अक्षांशीय विस्तार के रूप में, देशांतरीय विस्तार के रूप में। और एक भारत का जो मानक समय रेखा गया है, जो भारत के समय का निर्धारण भारतीय मानक समय रेखा से किया जाता है, वो आपका जो होता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर होता है। 82.5 हो जाता है।
भारत का मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा आप बोल सकते हैं। ये जो आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है, और ये आपका लंदन का ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जिसको जीएमटी बोला जाता है। ये आपका जीएमटी लंदन में हो जाएगा, ये आपका आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का हो जाएगा। तो जीएमटी और आईएसटी के बीच का जो अंतर होता है 5 घंटा 30 मिनट का होता है। ठीक है, अब वो आपका दूरी जो होता है, निर्धारण जो दूरी का किया जाता है, वो देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा के बीच से के दूरी के आधार पर किया जाता है। जैसे दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, तो उस आधार पर अगर आप देखते हैं तो जितना देशांतर रेखा हुआ उस आधार पर निर्धारण किया गया है। तो 5.5 घंटा जो भारत का समय ब्रिटेन के समय से आगे है। ये चीज है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका, तो दोनों ये आपका भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच का कुल समय अंतर कितना डिग्री का होता है या कितना घंटा का होता है, डिग्री बोलते हैं, कितना घंटा का होता है, तो आपका 2 घंटा का होता है। अभी 2 घंटा का कैसे होता है, थोड़ा सा निश्चित को यहाँ से समझते हैं। जैसे आपका 68 डिग्री 7 मिनट से हुआ 97 डिग्री 25 मिनट हुआ। ठीक है, तो अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाते हैं, तो लगभग आपका जो आता है लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा आ जाता है। तो भारत का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में कितना देशांतर रेखा है, तो 30 देशांतर रेखा है, और 30 देशांतर रेखा है और 2 देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक और एक 2 देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट, यानी कि 60 से भाग देते हैं तो 2 घंटा के रूप में आता है। तो यही जो भारत का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग होता है, उसमें दोनों में समय का अंतर कितना हो जाता है, तो 2 घंटा हो जाता है। और इस समय को मेंटेन करने के लिए एक आपका भारतीय मानक समय रेखा को खींचा गया है, जो आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। बस इसको हम आगे बताएंगे। तो आप अगर अब इस चीज को देखते हैं कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपका गुजरात राज्य में होता है। और अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात का समय में कितना घंटा का अंतर है, तो आपका 2 घंटा का अंतर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका गुजरात में सूर्योदय कितना बजे होगा, तो सुबह 8 बजे यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा। ऐसे जो होता है आपका, अगर यहाँ पे सूर्यास्त शाम के 6 बजे होता है, तो इस साइड में सूर्यास्त आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपका 6 बजे से, मतलब 2 घंटा पहले ही हो जाएगा। यहाँ आपका 4 ही बजे हो जाएगा। तो देशांतर रेखा के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं, जो आपका ये चीज हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत का परिचय में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका विस्तार के रूप में हम देख लिया, भारत का विस्तार स्थिति के रूप में हमें देखें। ठीक है, हालांकि स्थिति और विस्तार में सेम आ जाएगा, विस्तार में थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, एक चीज हम और बता देंगे। आपका स्थिति में भारत का चीज हुआ, अब हम देखते हैं भारत का परिचय में हम देखते हैं। परिचय में हम देखते हैं कि भारत का नामकरण भारत कैसे हुआ, भारत को भारत नाम कैसे पड़ा, या भारत को इंडिया भी कहा गया, भारत को हिंद या हिंदुस्तान भी कहा गया, भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। ठीक है, तो ये आपका चारों नाम अलग अलग प्रकार से है, जो अलग अलग प्रकार से पड़ा, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारत को भारत बोला गया, एक आपका राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के, राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला थी और इनके एक पुत्र थे भरत। तो राजा दुष्यंत और उनके पुत्र शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम जो है भारत पड़ा। तो भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, ये चीज हुआ। अब भारत वर्ष का जिक्र का अगर बात करते हैं, तो पहली बार भारतवर्ष का जिक्र जो होता है वो पुराणों में मिलता है।
भारतवर्ष शब्द का जिक्र पहली बार पुराणों में मिलता है, ठीक है। और भारत को इंडिया भी बोला गया है, हिंद अथवा हिंदुस्तान बोला गया है, और आर्यावर्त बोला गया है। तो इंडिया आपका, इंडिया शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो ये आपका इंडो यूनानियों के द्वारा दिया गया है। भारत को इंडिया नाम इंडो यूनानी के नाम पर पड़ा है, यूनानियों के द्वारा भारत का इंडिया नाम दिया गया है। हिंद अथवा हिंदुस्तान जो है मध्यकालीन आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारियों के द्वारा भारत का नाम हिंद अथवा हिंदुस्तान दिया गया है, ठीक है। जितना भी अरब आक्रमणकारी थे भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाने। और आर्यावर्त भारत को बोला गया है। आर्यावर्त का नाम भारत में आर्यों के नाम पर पड़ा, आर्यों के आधार पर, मतलब आर्यों द्वारा भारत में जो आर्य आकर बस गए थे सिंधु घाटी के क्षेत्र में, आपका इस क्षेत्र में, तो आर्यों के द्वारा भारत को आर्यावर्त नाम दिया गया था। तो ये आपका भारत का 4 नाम हुआ, भारत, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, या फिर आपका आर्यावर्त हुआ। हिंद, आर्यावर्त आर्यों के द्वारा दिया गया, हिंद अथवा हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया, तो अरब आक्रमणकारी जितना मध्यकालीन शासक थे तो उनके द्वारा भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान बोला गया। इंडिया किसके द्वारा बोला गया, तो इंडिया आपका इंडो यूनानी शासकों के द्वारा बोला गया था। इसके बाद भारत किसके द्वारा नाम पड़ा भारत का, तो भारत आपका राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और उसके जो पुत्र थे भरत, तो भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ता है। और भारत वर्ष शब्द का जिक्र पहली बार किस में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। तो ये चीज आपका हुआ। अब भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हुआ आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में होता है, किलोमीटर, ये आपका भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का क्षेत्रफल जो हुआ विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत की आबादी विश्व के कुल आबादी के, विश्व के कुल आबादी का 17.5% भारत में निवास करते हैं। तो ये चीज आपका हुआ नामाकरण या क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 2.4% है। भारत में आबादी विश्व के कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करते हैं, तो 17.5% हिस्सा जो होता है भारत में निवास करते हैं। ये आंकड़ा 17.5% जो है 2011 के जनगणना के आधार पर है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के आधार पर हम भारत का स्थिति का अगर बात कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान 2रा है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी देश का है तो आपका चीन का है। इस साइड में चीन भारत का पड़ोसी देश है, तो चीन का है। फिर आपका उसके बाद भारत है। तो ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे पहला स्थान पर कौन सा है, तो रूस है। दूसरा पर आपका कनाडा है। तीसरा पर आपका चीन है। चौथा आपका यूएसए है। पांचवा पर आपका ब्राजील है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आपका भारत का स्थान है 1 2 3 4 5 6 और आपका 7वां। ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर 6 बड़े देश का नाम आ गया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपका भारत है। भारत के बारे में एक चीज और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारत के विस्तार में परिचय में अगर हम देखते हैं तो भारत के उत्तरी भाग में स्थिति क्या क्या चीज है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि के आधार पर करते हैं तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। अगर दक्षिण में बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि के आधार पर है तो दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। पूरब में क्या है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अरब सागर है। तो ये आपका भारत का भौगोलिक दृष्टि के आधार पर उत्तर में, दक्षिण और पूर्वी में क्या है और पश्चिमी में क्या है।
तो इस चीज को हम देखें, भारत का आप चौथी में बोल सकते हैं कि पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में क्या स्थित है, दक्षिणी भाग में क्या स्थित है, भारत के पूर्वी भाग में क्या स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है। अगर हम देश के आधार पर बोलते हैं कि भारत के उत्तरी साइड में कौन कौन देश स्थित है, उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो नजदीक में आपको देखते हैं ये आपका तिब्बत हो जाता है, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका चीन हो जाता है। तिब्बत और चीन उत्तर में है, हालांकि आपका नेपाल भी यहाँ पे, भूटान भी यहाँ पे है। तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। उत्तर में आपका मुख्य रूप से चीन आ जाएगा, तिब्बत आ जाएगा, चीन आ जाएगा। आप नेपाल को भी बोल सकते हैं, भूटान को नहीं बोल सकते हैं। भूटान आपका पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है। तो ये चीज़ आपका हुआ। दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में आपका यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका। फिर यहाँ पे आपका मालदीव है। भारत के दक्षिण में कौन कौन देश है, श्रीलंका और मालदीव है। पूर्व में कौन सा देश है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, इधर आपका म्यांमार है। तो म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्वी भाग का हिस्सा है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, इधर ईरान हो जाएगा। पाकिस्तान, ईरान, ये सब आपका आ जाता है भारत के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। उत्तर पश्चिमी में आपका अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये आपका भारत का कुल आपका भौगोलिक दृष्टि से और आपका राजनीतिक दृष्टि से विस्तार के रूप में देखें। उत्तरी में कौन कौन से स्थित है, दक्षिणी में क्या स्थित है, पूर्व में क्या स्थित है और आपका पश्चिम में भारत के क्या स्थित है। तो इस चीज को हम यहाँ से देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं ये भारत का विस्तार में बिंदु देख लेते हैं कि उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी हम देख लेते हैं। आपका भारत का उत्तरी बिंदु जो था इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु जो था इंदिरा पॉइंट होता है। अब इंदिरा पॉइंट जो हुआ आपका यहाँ पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट। आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार का भाग है आपका इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। निकोबार को भी आपका निकोबार में ही एक ग्रेट निकोबार है जो यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। और ये आपका भारत का दक्षिणतम भाग, ये आपका दक्षिणतम बिंदु में इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, तो आपका कन्याकुमारी होता है। इस चीज को आप अच्छा से समझिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये आपका जम्मू कश्मीर, तो इसको आप लद्दाख बोल सकते हैं। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख में स्थित है। आपका 2019 के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा, उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश में दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश आ गया, एक आपका जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो आपका जम्मू का हिस्सा जो होता है ये आपका जम्मू आ जाता है और यहाँ पे आपका ये लद्दाख है। तो पूरा क्षेत्र आपका लद्दाख हो जाता है। ये क्षेत्र आपका जो होता है आपका पीओके के रूप में आ जाता है। तो ये उत्तरी बिंदु आपका इस साइड में स्थित है, इंदिरा कॉल के रूप में हुआ। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हुआ प्रायद्वीपीय भारत का। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। जी, पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो वालागू कहा जाता है, जिसे भौगोलिक नाम इसको अगर दे दिया जाए, ज्योग्राफिकल नाम, तो किबिथु भी बोला जाता है। किबिथु ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वालागू बोलिए या फिर आप किबिथु बोलिए, ठीक है। इसके बाद आपका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका सर क्रीक है, जो आपका गुजरात में स्थित है। तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देख लेते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई
3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखते हैं तो आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये चीज भी आपका जरूरी है। भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व और पश्चिमी बिंदु की कुल लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर आपका ये लंबाई हो जाता है भारत का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सीमा रेखा। हम देख लेते हैं भारत का जो सीमा रेखा हुआ, इसमें हम उसको देखते हैं। तो सीमा रेखा में अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो जलीय और स्थलीय हो जाता है। जलीय में आपका कौन कौन सा हो जाता है और स्थलीय में सीमा कितना है, हम बारी बारी से उसमें भी देख लेते हैं। तो भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर बात करते हैं, स्थलीय सीमा और ये आपका जलीय सीमा। तो ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद जलीय सीमा आपका नीचे टॉपिक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा वैसी सीमा रेखा को कहा जाता है जो समुद्री सीमा से टच नहीं करता है, मतलब जो भाग समुद्र से टच नहीं करता है उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। स्थलीय सीमा आपका यहाँ गुजरात से चालू होता है और आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, इस साइड तक जाता है। तो गुजरात से लेकर के ऊपर वाला जो भाग होता है आपका इस तरह से, ये सारा स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो यही स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार का आपका सीमा रेखा है। जैसे किसी देश से बहुत ज़्यादा है तो किसी देश से बहुत कम है जो सीमा रेखा साझा करता है अपना देश भारत। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और ये आपका जलीय भाग होता है जो आपका इस साइड में होता है, जो इधर इस साइड में भारत के पश्चिमी भाग अरब सागर से टच करता है और पूर्वी भाग होता है आपका और बंगाल की खाड़ी से टच करता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है कन्याकुमारी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों से टच करता है। तो ये आपका जलीय भाग हुआ। तो जलीय भाग की कुल लंबाई आपका हो जाता है। अब जलीय भाग में आपका भी तो दो तरह का हो जाता है। जलीय भाग की लंबाई, इसमें आपका दो तरह का होता है। पहला होता है मुख्य जलीय भाग की लंबाई, तो आपका 6100 किलोमीटर हो जाता है भारत के मुख्य जलीय भाग की लंबाई। अब ये मुख्य जलीय भाग क्या है इसको हम समझते हैं। मुख्य कहने का मतलब जो भारत प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है केवल उसी का बात किया जा रहा है। मुख्य जलीय सीमा की लंबाई ये आपका इधर गुजरात से चालू होता है और आपका तमिलनाडु होते हुए इधर से महाराष्ट्र आ जाएगा, इधर से आपका गोवा आ जाएगा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, फिर इधर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। यहाँ फिर आंध्र प्रदेश के आगे चलिए तो उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये पश्चिम बंगाल तक कुल लंबाई जो होता है आपका 6100 किलोमीटर होता है। और जलीय भाग की कुल लंबाई जो होता है, जलीय भाग बोलिए या तटीय भाग इसको बोलिए, भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई या मुख्य जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर होता है। अब ये कुल क्या है, तो कुल में आपका आ जाता है इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस की सीमा को मिला दिया जाता है। और इधर से आपका लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप मूंगा से बना है, तो लक्षद्वीप की सीमा रेखा को भी जोड़ दिया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की सीमा रेखा को जोड़ दिया जाता है और भारत की मुख्य सीमा रेखा को जोड़ दिया जाता है। तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाता है। कुल तटीय सीमा की लंबाई आपका फिर 7516.6 किलोमीटर के रूप में हो जाता है। या ऐसा ही हो जाता है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर आपका होता है। तो आप इस चीज को यहाँ से समझ गए, ठीक है। अब किस देश से कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है उस चीज को हम देख लेते हैं। ये चीज आपका यहाँ इसको समझ गए। अब ये आपका हुआ यहाँ से शुरू होता है तो ये आपका पाकिस्तान से भारत की सीमा लगता है। पाकिस्तान से इस साइड में फिर आपका अफगानिस्तान से लगता है। यहाँ पे आपका चाइना से लगता है। चीन से भारत की दो जगह सीमा लगता है, एक आपका इस साइड लद्दाख वाला क्षेत्र में लगता है और
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र लगता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला क्षेत्र लगता है। यहाँ न लगने का कारण यह है, यहाँ आपका नेपाल स्थित है और यहाँ पे आपका भूटान स्थित है, भूटान स्थित है। तो इस क्षेत्र में भारत की सीमा से आपका नेपाल चीन की सीमा नहीं लगता, हालांकि ये आपका पूरा तिब्बती क्षेत्र होता है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि चीन से लगने वाले भारत की सीमा रेखा कितना है, तो यहाँ आपका लद्दाख से लग जाता है, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश से लगता है, यहाँ आपका उत्तराखंड से लगता है चीन की सीमा, यहाँ आपका सिक्किम से लगता है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश से लग जाता है। ये चीज़ आपका हुआ। इसके बाद फिर अगर हम चलते हैं, यहाँ नेपाल से भी सीमा लगता है, भूटान से भी भारत की सीमा लगता है, इधर आपका म्यांमार हो जाता है, म्यांमार से भी भारत की सीमा लगता है, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो जाता है, बांग्लादेश से भी सीमा लगता है। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका पाकिस्तान। तो ये चीज आपका हुआ। अब हम किस देश से कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, हम उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो अब इसमें हम ये देखते हैं, पाकिस्तान से कितना किलोमीटर सीमा भारत का लगता है, अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर लगता है, ये आपका चीन से कितना किलोमीटर लगता है, चीन से आपका इस साइड में लगता है, और फिर आपका यहाँ से इस साइड में लगता है, नेपाल से, भूटान से, फिर आपका म्यांमार से और बांग्लादेश से। तो जनरली अगर हम अगर ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है और सबसे कम, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा खुद ही सबसे ज्यादा किससे और सबसे कम किससे लगता है। तो पाकिस्तान से जो भारत का सीमा है, ये आपका यहाँ से लद्दाख हो जाता है, ये आपका जम्मू हो जाता है, ये आपका लद्दाख हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का यहाँ तक सीमा जाता है। तो पाकिस्तान का कुल सीमा रेखा की लंबाई अगर हम बोलते हैं तो 3,323 किलोमीटर होता है, अर्थात 3,323 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान से कितना लगता है, तो अफगानिस्तान से ये वाला भाग होता है 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, अफगानिस्तान से हुआ। अब चीन से कितना लगता है, तो चीन से आपका इस साइड में कुछ भाग लगता है यहाँ तक, और फिर आपका सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो चीन से कुल लगता है आपका 3, 4, 8 किलोमीटर लगता है। आपका चीन से भारत की सीमा साझा करता है 3,488 किलोमीटर। अब म्यांमार से कितना लगता है, तो म्यांमार से आपका हो जाता है 1643 किलोमीटर, भारत की सीमा म्यांमार से लगता है। भूटान से कितना लगता है, तो 699 किलोमीटर जो होता है आपका भारत की सीमा भूटान से लगता है। नेपाल से कितना लगता है, तो 1751 किलोमीटर का सीमा नेपाल से लगता है। अब बांग्लादेश से कितना लगता है, तो बांग्लादेश से लगता है 4096 किलोमीटर, 96.6 होता है, 7 होता है, तो 4096 समथिंग किलोमीटर की सीमा होता है आपका बांग्लादेश से लगता है। अब यहाँ से इस चीज को का तो पता चल ही जाएगा कि सबसे ज्यादा सीमा भारत किस देश के साथ लगता है और सबसे कम सीमा भारत का किस देश के साथ लगता है। तो सबसे ज्यादा सीमा में आपका बांग्लादेश आ जाएगा और सबसे कम में आपका कौन आ जाएगा, तो ये आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत का किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो आपका अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अब इस चीज को हम समझ गए यहाँ पे। अब फिर देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश में भी आपका नाम पता चल जाएगा। तो आपका पड़ोसी देश में पाकिस्तान हो जाएगा, इधर से अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर से चीन हो जाएगा, नेपाल, भूटान, फिर आपका म्यांमार और ये बांग्लादेश हुआ। तो पड़ोसी देश में आपका नाम पता चल गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये आपका बांग्लादेश है पड़ोसी देश के रूप में। अब हम देखते हैं कि जलीय या समुद्री सीमा किस किस देश के साथ में लगता है, तो हम उस चीज को देखते हैं। तो जलीय या समुद्री सीमा ऊपर में अगर देखते हैं तो अफगानिस्तान के साथ नहीं लगेगा, और आपका चीन के साथ नहीं लगेगा, नेपाल के साथ नहीं लगेगा, और आपका भूटान के साथ नहीं लगेगा। तो जलीय सीमा लगता किस किस देश के साथ में है, तो आप इस चीज को देखिए। एक आपका पाकिस्तान के साथ लगता है, दूसरा आपका बांग्लादेश का साथ लगता है, तीसरा म्यांमार के साथ लगता है, चौथा आपका यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका के साथ में लगता है जलीय और समुद्री सीमा हुआ। फिर आपका इधर आपका इंडोनेशिया हो जाता है, इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया के साथ में साझा करता है। तो कुल कितना हुआ? पाकिस्तान, ये आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और एक आपका मालदीव होता है। श्रीलंका हुआ, मालदीव और थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो इतना देशों के साथ जलीय या समुद्री सीमा साझा करता है। जल से भी, जलीय या समुद्री बोलिए वही चीज हुआ। जलीय या समुद्री सीमा साझा करने वाला पाकिस्तान के साथ हुआ, या आपका नेपाल और भूटान के साथ, चीन के साथ नहीं लगता है। बांग्लादेश, म्यांमार, इधर हम देख लेते हैं तो इंडोनेशिया, श्रीलंका और इधर फिर आपका मालदीव हो जाता है। तो ये आपका जलीय सीमा साझा करता है भारत इन देशों के साथ। अब जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करने वाला भारत का कौन कौन सा देश है, मतलब किस किस देश के साथ जलीय भी सीमा साझा करता है और स्थलीय भी सीमा साझा करता है। तो ये आपका श्रीलंका के साथ तो जलीय सीमा साझा जरूर करता है लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। मालदीव के साथ जलीय साझा करता है लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। इंडोनेशिया के साथ भी जलीय सीमा साझा करता है लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। अब बाकी आपका बच गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जाने का मार्ग इस तरह से भी है, वाघा बॉर्डर के से भी पाकिस्तान जाया जाता है और जलीय मार्ग से भी जाया जाता है। ये चीज हो गया। बांग्लादेश आप जल से भी जा सकते हैं और इधर से स्थलीय सीमा से भी जा सकते हैं। बस भी चलती है, 2 बस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। ये चीज हुआ। एक नया भी चालू हुआ, 3 बस हो गया। म्यांमार में आप स्थल से भी जा सकते हैं और म्यांमार में आप जल से भी जा सकते हैं। तो जलीय और स्थलीय सीमा 3 देशों के साथ केवल साझा करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये चीज आप समझ गए। अब एक चीज और इसमें आपका हुआ कि जलीय सीमा से लगने वाला सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है जलीय सीमा से लगने वाला सबसे निकटतम पड़ोसी देश। और दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका जलीय सीमा से जो लगता है वो आपका यहाँ से इंडोनेशिया लगता है। जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ तो वहां से इंडोनेशिया को लगता है। दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा होता है? तो इंडोनेशिया। पहला निकटतम पड़ोसी देश कौन सा होता है? तो श्रीलंका हो जाता है। इसके बाद फिर आपका मालदीव लगता है। तो जल से लगने वाला निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया होता है। इंडोनेशिया आपका इस क्षेत्र में होता है। ये चीज आपका हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपका तटीय राज्य के बारे में हम देख ले रहे हैं। भारत का जो तटीय राज्य हुआ वो कौन कौन राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगता है भारत का? तो समुद्र से लगने वाला भारत का कुल राज्य आपका अगर बात किया जाए तो कुल 9 राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगता है। समुद्र से लगने वाला कुल राज्यों की संख्या 9 है। इसमें आपका यहाँ गुजरात हो जाएगा, इस साइड में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ आपका गोवा हो जाएगा, यहाँ आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ आपका केरल हो जाएगा, इस साइड में आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा और यहाँ आपका कोलकाता हो जाएगा। ये कुल 9 राज्य है जिसकी सीमा भारत के समुद्र से लगता है। इस साइड में अरब सागर से और इस साइड में आपका बंगाल की खाड़ी से, यहाँ आपका हिंद महासागर हुआ। तो ये आपका जलीय सीमा हुआ। अब जलीय सीमा में सबसे ज्यादा जलीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा आपका ये गुजरात का लगता है। सर्वाधिक जलीय सीमा से लगने वाला राज्य आपका गुजरात हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा गुजरात के साथ साझा करता है और सबसे कम जलीय सीमा आपका गोवा के साथ साझा करता है। सबसे कम जलीय सीमा गोवा के साथ लगता है, सबसे ज्यादा जलीय सीमा आपका गुजरात के साथ में लगता है। और दूसरा सबसे ज्यादा जलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो आपका किस राज्य के साथ लगता है? तो आपका आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। दूसरा में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ऐसे आंध्र प्रदेश को हम इस आधार पर भी बोल सकते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सीमा भारत का किस राज्य का जो समुद्र से टच करता है? तो उस कंडीशन में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब आपका गुजरात का क्षेत्र नहीं शामिल होता है। प्रायद्वीपीय भारत में आपका केवल यही क्षेत्र शामिल होता है और इस क्षेत्र में आपका गुजरात जब शामिल ही नहीं हुआ तो ये आपका अगर पूरा भारत का बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात की सीमा साझा करता है जल से, ठीक है। और दूसरा में आपका आंध्र प्रदेश था। तो जब प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाता है तो गुजरात शामिल नहीं है, तो गुजरात नहीं शामिल है तो फिर पहला स्थान पर कौन आ जाएगा? यही आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा।
तो प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा जो होता है वो जल से लगता है, तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये चीज आपका हो गया। और ये आपका सबसे छोटा जलीय सीमा लगने वाला राज्य आपका गोवा का हो जाता है। इसका आपका 1663 किलोमीटर जो था गुजरात का सीमा रेखा जो समुद्र से टच करता है। ये चीज था। अब इसके बाद जो आपका बच रहा है तटीय राज्य में, आपका तटीय राज्य वाला भी क्लियर हो गया। ये तटीय राज्य के रूप में हुआ, हिमालय से भी कुछ राज्य टच करता है। हिमालय से टच करने वाला राज्यों की संख्या अगर बात कर ली जाए, साइड में हिमालय उत्तर में, तो 10 राज्य जो है हिमालय से टच करता है। हम इसमें ऐसी चीज देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगता है, चीन के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो आज हम इसमें यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आपका शेष बचे हुए टॉपिक पे अगले बार चर्चा करेंगे। तो इसमें हम शॉर्ट में देखते हैं तो भारत का कुल 16 राज्य है जो पड़ोसी देशों से लगता है। ठीक है, अब 16 राज्य कौन कौन है और कितने मतलब राज्य जो है किन किन देशों से लगता है, उसका चर्चा हम आज के बाद अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।